चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक? कंप्लीट हम लोगों का क्या है, दैट फंडामेंटल राइट्स का वो जो चार्ट था, जो चार्ट दिया गया था बेसिक चार्ट, दैट इज कंप्लीटेड राइट। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा? अब टारगेट है एक एक राइट के अंदर एंटर करके देखना कि एनसीईआरटी आपको क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, देखिए राइट टू इक्वालिटी मैंने ब्रीफिंग आपको दिया, अब हम लोग जाते हैं उसके पूरे डिटेलिंग में। देखो राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहली बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच आपको क्या मिलता है? राइट टू इक्वालिटी मिलता है ना, बराबरी या समता का अधिकार आपको वहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी देखिए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जाम्पल्स देता है, और यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी ने लिख भी दिया है इमेजिनरी सिचुएशंस, मतलब इमेजिन करना है आपको और एक थॉट प्रोसेस को यहाँ पे समझना है। क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि देखिए स्वदेश कुमार नाम के एक पर्सन है जो अपने गांव विजिट करने के लिए जाते हैं, और वो अपने किसी दोस्त के साथ भी वहाँ गांव घूमने जाते हैं। तो होता क्या है कि वो अपने विलेज के रोड साइड में एक होटल के पास रुकते हैं और चाय ऑर्डर करते हैं। चाय पीने का मन था स्वदेश कुमार को, तो ये चाय का ऑर्डर वहाँ पे इन्होंने प्लेस किया। दुकानदार देखो जो था शॉपकीपर, वो स्वदेश कुमार को तो जानता था, लेकिन उनके दोस्त को वो नहीं जानता था। तो उसने नाम पूछा, नेम ऑफ हिज फ्रेंड। क्यों पूछा? क्योंकि वो नाम से क्या पता लगता कि किस कास्ट का है, उनका जो फ्रेंड है वो किस कास्ट का है। तो वो नाम पूछा उस शॉपकीपर ने, और जैसे ही नाम उसने बताया तो उस शॉपकीपर को ये फील हुआ कि वो दलित है। इसलिए शॉपकीपर ने जो चाय दिया स्वदेश कुमार को, वो एक नाइस मग में दिया, यानी एक अच्छे से मग में स्वदेश कुमार को चाय दिया गया। लेकिन जो उनके दोस्त थे उनको जो चाय दिया गया वो एक अर्दन कप में दिया गया। ये क्या है? दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ये भेदभाव ही तो है। तो ये बहुत ही ये जो कहानी बताई गई है इसमें बताया जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे हो रहा है? कास्ट के बेसिस पे। कि एक को आपने दिया है बहुत ही शानदार मग में, है ना, नाइस मग, और एक को आपने दिया है मिट्टी के कप में, अर्दन कप। तो ये इक्वालिटी तो नहीं है, वॉयलेशन है इक्वालिटी का। तो यही आपको यहाँ पे एनसीईआरटी इस कहानी के जरिए बताना चाह रहा है। एक और देखिए स्टोरी है यहाँ पे न्यूज़ रीडर्स की। न्यूज़ रीडर्स की ये जो स्टोरी है, इसमें देखिए ये कहा गया है कि एक ऑर्डर निकाला गया एक ऑफिस में, एक टेलीविज़न चैनल में, कि जो न्यूज़ रीडर्स हैं उनमें विमेन जो हैं वो, जिनका भी एज 45 से ज़्यादा है, वो अब न्यूज़ रीडिंग नहीं करेंगी, है ना, और जो मेल हैं वो कर सकते हैं। यानी कि 45 इयर्स एंड अबव यदि कोई फीमेल है तो वो न्यूज़ रीडिंग नहीं कर सकती है, और मेल जो है वो कर सकते हैं। यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है, दे आर ऑल विमेन, द रीज़न गिवन इज दैट दे आर अबव द एज ऑफ 45। हाँ, दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज़ ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। फर्स्ट केस में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था दैट वाज बेस्ड ऑन कास्ट, बट ये जो सेकेंड केस है यहाँ पे बेस्ड ऑन सेक्स ऑफ द पर्सन, यानी मेल और फीमेल। इन दोनों ग्राउंड्स पे ये बात निकला कि भाई मेल को अलाउ किया जाएगा, फीमेल को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ द पर्सन, and here you are discriminating on the basis of caste of that particular person. तो ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल है इक्वालिटी का वायलेशन, in which case you can say that discrimination is happening or equality is being violated. These two situations आपको बस समझना है, because एनसीईआरटी ने शुरू में ही लिख दिया है that these are imaginary situations. ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ये तुम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा सब कुछ। देखो अब यहाँ पे एनसीईआरटी आपको उसी बात को और अच्छे से
खोल कर समझा रहा है, खुल के समझा रहा है कि भाई देखो ये जो एग्जाम्पल्स थे वो डिस्क्रिमिनेशन के ही एग्जाम्पल्स थे, और ये जो बेसिस था डिस्क्रिमिनेशन का वो क्या था, एक केस में कास्ट था और एक केस में जेंडर था। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड? क्या आपको लगता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये जस्टिफाइड है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो सर, बिल्कुल भी नहीं, नो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या देता है, इक्वल एक्सेस देता है। किन सब चीज़ों का, यानी कोई भी एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। क्या क्या यूज़ कर सकता है, शॉप्स का एक्सेस कर सकता है, कुछ सामान खरीदना है आप जा सकते हैं, कास्ट रिलीजन कोई फ़र्क नहीं करेगा। ठीक है, होटल्स प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे आप मूवी थिएटर्स में जाते हैं तो क्या वहाँ पे आपको कास्ट पूछ करके देते हैं टिकट्स? ऐसा तो नहीं है। कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको टिकट दिया जाएगा, आप टिकट लें और आराम से आप जाएं, अंदर देखिए मूवी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल्स यानी कुएं, बेदिंग घाट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऐसा तो नहीं है कि यदि कोई हिंदू है तो वो गुरुद्वारा नहीं जाता है, जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भी जाना आपका राइट है, आप चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्क्रिमिनेट धर्म के आधार पे या बहुत अभी आएगा ग्राउंड्स, कुछ आधार पे कुछ ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां देखिए, अब आखिर सवाल यही बनता है कि चलिए ठीक है भाई, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। देखिए, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, पक्की सी बात है भाई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन बात समझने वाली देखो ये भी है कि किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो देखो यहाँ लिखा गया है एक वर्ड, यही सब तो कीवर्ड्स आपको पकड़ना है। ग्राउंड्स ओनली, यानी कि केवल इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी सब पे हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, देखिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये मैंने बताया भी आप लोग को, बट यहाँ पे और अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या मिला, ओनली, यानी कि शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बेदिंग घाट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इन सब को यूज़ करने से आपको कोई नहीं रोकेगा या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट बेसिस क्या रहेगा, ग्राउंड्स क्या क्या रहेगा, किन ग्राउंड्स पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सारे ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब मैं फाउंडेशन कोर्स से बताऊंगा तो वहाँ पे मैं फाइटर जेट प्लेन्स का मैं वहाँ पे दूंगा आपको एग्जांपल्स, बहुत तरह तरह के वहाँ पे आएंगे, केसेस आएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, इक्वालिटी मेंटेन रहे सोसाइटी में, इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट जॉब। यदि फॉर्म आया है सबके सब भर सकते हैं, कोई भी फॉर्म भरेगा और आपकी क्षमता है आप निकलिए, जॉब नहीं देता है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड यू विद अ जॉब, वो कोई जॉब नहीं दे रहा है आपको, बट जॉब लेने का आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर बहुत अच्छे ढंग से आपको दे रहा है वो। ये बात तो बहुत सिंपल सी है। ठीक है, तो यही तो इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि कास्ट के बेसिस पे आपको फॉर्म ही ना भरने दिया जाए जस्ट बिकॉज कि हिस्टोरिकली ऐसा होता आया है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड ना। ठीक है, क्लियर। और देखिए लिखा भी यहाँ पे गया है, दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। इक्वल एक्सेस देने का कारण क्या था संविधान में, क्योंकि पास्ट में, हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि इक्वल एक्सेस मिला ही नहीं बहुत लोगों को। तो कब तक नहीं दोगे भाई, आपको बराबर करना है ना लोगों को, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो दैट इज़ वाई जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जैसे ही संविधान बनाया गया 1949 में बन के तैयार हुआ, 1950 से वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये सारे प्रोविजंस वहाँ पे फंडामेंटल राइट में डाल दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, इक्वालिटी में ही एनसीईआरटी देखिए आपसे क्या चर्चा कर रहा है, अनटचेबिलिटी की। यानी कि अनटचेबिलिटी आपको नहीं करना है, राइट, अनटचेबिलिटी आपको नहीं करना है।
अब देखो इसके पीछे का देखो लॉजिक क्या है, लिख रहा है इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वालिटी। यदि आप छुआछूत करते हैं तो उसमें आप मान के चलिए कि आप भेदभाव ही तो कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई एंशियंट हिस्ट्री या हिस्ट्री में, इतिहास में कोई अछूत था, आप आज भी उसको अछूत ही बोल रहे हैं और आप आज भी उससे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जबकि वो शायद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपसे ज़्यादा ऊपर हो। इसीलिए कहा गया है कि ये अनटचेबिलिटी जो है इसने बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी को जन्म दिया है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा। इस वजह से संविधान आर्टिकल नंबर 17 में इस बात को साफ तौर पे कहता है कि भाई कुछ भी है, कैसा भी है, लेकिन अनटचेबिलिटी तो प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आर्टिकल 17 है, राइट, 17 में क्या कहा गया, अनटचेबिलिटी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यानी कि वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 17 है। लेकिन मैंने बताया भी है पहले, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अनटचेबिलिटी होता क्या है, ये आर्टिकल 17 इस पे साइलेंट है। कुछ नहीं आर्टिकल 17 हमें इस बारे में बता रहा है, वो बस इतना कह रहा है कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। और वो एक बात और नहीं हमें बता रहा है। एक तो चलिए पहला पॉइंट तो वो हमें ये नहीं बता पा रहा है, आर्टिकल 17 इज साइलेंट ऑन टू थिंग्स। पहला तो देखिए वो साइलेंट है किस ग्राउंड पे या किस चीज़ पे, कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अनटचेबिलिटी, नथिंग इज रिटन अंडर आर्टिकल 17। सेकेंडली, सेकेंड चीज़ जो साइलेंट है जिस चीज़ पे आर्टिकल 17, दैट इज कि यदि आपसे आर्टिकल 17 का वॉल्यूशन हो गया, मान लीजिए आर्टिकल 17 आप पे आई मीन आपने किसी का वॉलेट कर दिया, तो पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, साइलेंट है इस पे भी। आर्टिकल 17 डज नॉट टॉक अबाउट द पनिशमेंट, कि पनिशमेंट क्या दिया जाना चाहिए, इस पे भी वो साइलेंट ही है। यानी कि आर्टिकल 17 बस केवल ये बता रहा है कि अनटचेबिलिटी हमें नहीं करना है। तो पनिशमेंट देने के लिए एक्ट बनाया गया बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया वो बनाया गया था सबसे पहला 1955। 1955 में एक एक्ट बनाया गया था। ये मैं सब फाउंडेशन कोर्सेज में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट यहाँ भी आप समझ लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ है ना बेकार नहीं होता है। 1955 में जो एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, दैट वाज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। लेकिन इस एक्ट में देखिए तो नाम है अनटचेबिलिटी। तो 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट उसमें थी, उसने क्या किया, उसने इस एक्ट का नाम चेंज कर दिया और उसने क्या नाम रख दिया इस एक्ट का, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि अनटचेबिलिटी यदि कोई करता है उसे पनिश करने का काम ये एक्ट करेगा जो पार्लियामेंट ने बनाया। और ये एक्ट किस साल बना था, 1955। नाम क्या था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। लेकिन इस एक्ट का नाम चेंज किया गया किस साल, 1976 में, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। जस्ट अ मोमेंट। चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन। तो मैं आप लोगों से क्या बातें कर रहा था, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि इस एक्ट का फिर नाम चेंज किया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अभी के लिए इतना जानिए, बाकी फाउंडेशन कोर्सेज के लिए छोड़िए। अब देखिए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज करेंगे। अब 1989 को मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा, आप खामोखा बिना मतलब का कंफ्यूज होंगे। आप आराम से यहाँ देखिए क्या क्या लिखा गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पनिशमेंट देने का क्या प्रोविजन था, लेकिन डेफिनेशन बताइए सर, मैंने बताया था लास्ट क्लास में।
लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डेफिनेशन कहाँ से निकला है अनटचेबिलिटी का, किसने दिया है डेफिनेशन? क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या वो हाई कोर्ट ने दिया है, या क्या वो पार्लियामेंट ने किसी एक्ट में दिया है? इन दोनों एक्ट्स में तो नहीं है। कहाँ पे है? गुड, मैसूर हाई कोर्ट, मैंने कल बताया भी है। मैसूर की हाई कोर्ट ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है और उसने कहा है कि यदि बर्थ के बेसिस पे छुआछूत की जाए, बस उसने एक वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जन्म के आधार पे किया गया छुआछूत आर्टिकल 17 का वॉल्यूशन होगा। केवल जन्म कि किसी का जन्म किसी परिवार में हुआ है तो आप उसको अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट अवे वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 17, नथिंग एल्स। तो मेरा सवाल, क्या सोशल बॉयकॉट, कहाँ लिखूं मैं, चलिए इधर लिख देता हूं, मैं इधर ही लिख देता हूं। चलिए, क्या सोशल बॉयकॉट जो है, सोशल बॉयकॉट, क्या ये आर्टिकल 17 का वॉल्यूशन है? सोशली अगर किसी को बॉयकॉट किया जा रहा है, इज दैट गोइंग टू बी टर्म्ड एज वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 17? सोचने वाली बात है। जो यहां है वो लिख लीजिए कॉपी में, जैसे आप हमेशा करते हैं। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों से मैं बहुत कम इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है, कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, लिखिए कि क्या सोशल बॉयकॉट यदि किसी का हो जाए तो क्या वो अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन में आता है? यदि आता है तो लिखिए यस, यदि नो तो नो, यस और नो। बाकी लोग अपना आंसर लिख के रखिएगा, लास्ट में आई विल डिस्कस, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरे होता है ना, कंप्लीट तरीके से इस टॉपिक को मैंने आपको फिल्टर कर दिया है, अनटचेबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपको क्या है, देखो, अब जब आप नहीं करोगे अनटचेबिलिटी तो दैट ब्रिंग्स व्हाट, इक्वालिटी। वही पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला हम लोग देखे थे टाइटल का। टाइटल का देखिए क्या है यहाँ पे कि टाइटल आपको नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट, आ गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब ये स्टेट वाला स्टेट नहीं है बाय द वे, है ना, ये बिहार और झारखंड ही नहीं है, भी है। यदि आप स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में, मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ऊपर, स्टेट में आपके पार्लियामेंट, स्टेट जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, बहुत कुछ आता है, बस केवल बिहार स्टेट ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टेट जो है वो कोई भी टाइटल नहीं देगा किसी भी पर्सन को, लेकिन दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड, मैंने कल बताया भी था बट इसको और अच्छे से समझिए। ये कह रहा है कि स्टेट कभी टाइटल तो नहीं देगा भाई, लेकिन यदि आपने एक्सेल किया है किस में, मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में, तो आपको फिर उस केस में आराम से मज़े में क्या हो सकता है, आपको टाइटल दिया जा सकता है। अब आप एक्सेल करने की बात कर रहे हैं तो एकेडमिक में एक्सेल का मतलब क्या हो गया, पीएचडी। आप पीएचडी करें, डॉक्टर की उपाधि ले लें आप, समझ रहे हैं आप। तो ये सब आपको यहाँ पे लमसम बातें लिखी गई है। अब देखो यहाँ पे ये आपका जो लाइन है ना, ये आपका हो गया यूपीएससी मेंस का लाइन, और ये आपको जानना चाहिए। देखिए आराम से देखिए, पहले तो पढ़िए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ज़रा पहले आप एक नज़र पढ़िए। देखिए पढ़ लिया आप लोगों ने, मैं साइड हट जाता हूँ, आराम से पढ़ लीजिए आप। देखिए क्या है,
लिखा गया, दस राइट टू इक्वालिटी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया अ ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी, सही मायने में अगर हमारा देश डेमोक्रेटिक बनता है तो मतलब है कि इक्वालिटी तो है, बराबरी तो है, समानता तो है। बाई एंश्योरिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस। डिग्निटी एंड स्टेटस, बहुत बड़े बड़े देखो शब्द हैं ये। देखो, यदि आपको इक्वालिटी दी जाती है ना, बराबरी जब दी जाती है, तो आपको क्या मिलता है? यू फाइंड योर डिग्निटी, आपको सम्मान मिलता है ना उसमें, राइट। और साथ में क्या मिलता है आपको? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी डिग्निटी तो आपको मिल ही रहा है और स्टेटस भी आपको मिल रहा है। तो ये दोनों चीज आपको कब मिलेगा? जब ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म में आपको इक्वालिटी दी जा रही है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को। हाँ जी, बफरिंग स्टॉक 21 मिनट्स, इट्स ओवर। एक्चुअली देखिए, ये अपलोडिंग में ना बहुत इजी होता है, दैट्स वाई 20 मिनट्स का ही सेशन मैंने अलॉट किया है पर सेशन को। चलिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यस, इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग ऑफ करते हैं, विल मीट टुमारो, ओके। या देख लेता हूँ मैं, अगर समय अगर रह गया अभी तो विल जस्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो टिल देन, take a short break, enjoy. I'll just get back, okay? Thank you.